हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हमारा सीएमए फाउंडेशन लॉ का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है? अनपेड सेलर। भैया अनपेड वेंडर लिखा है, गलत पढ़े हो। अरे बेटा, अनपेड वेंडर अनपेड सेलर वन एंड द सेम थिंग होता है। ठीक है, तो हमको अनपेड सेलर के बारे में पढ़ना है कि कौन होता है एक अनपेड सेलर और उसके क्या राइट्स होते हैं अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द पर्सन जिसने उसको पैसा नहीं दिया है। इतना ही प्रोविजन है आपके अंदर, तो इतना हम लोगों को अभी पढ़ना है। प्लस ओके राइट, तो अनपेड सेल हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्शन सेल हम लोग पढ़ेंगे। अगर बन पाया तो इसी वीडियो में हम लोग ऑक्शन सेल भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अनपेड सेलर कौन होता है? तो अनपेड सेलर वो बंदा होता है जिसको या तो पैसा आधा मिला है ना, और या तो पैसा मिला ही नहीं है। भैया आधा मिला है वो भी अनपेड सेलर होता है। ये जैसे मान लो कि तुम मेरे को 100 रुपए देने वाले थे और तुम मेरे को 95 रुपीज दियो, तो भी मैं अनपेड सेलर हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी 95 मिला है, मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला है। तो हर वो बंदा जिसको पूरा पैसा नहीं मिला है या जिसको पैसा ही नहीं मिला है, एक भी रुपए नहीं मिला है, वो कौन होता है? अनपेड सेलर होता है। तो देखो, the seller who has not received the whole of the price of the goods sold is called an unpaid seller. According to section 45, the seller of the goods is deemed to be an unpaid seller when the whole of the price is not paid. जब पूरा प्राइस नहीं मिला है तब भी वो अनपेड सेलर है। प्लस when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the same has been dishonor, और या फिर आपको कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक मिला था और वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो ये क्या है? तुम अनपेड सेलर की कैटेगरी में आ गए। ऑल्दो अ सेलर हु हैज बीन पार्टली पेड इज आल्सो नोन एज अनपेड सेलर। हर वो सेलर जिसको पार्ट में पैसा मिला है, मतलब थोड़ा पैसा मिला है, पूरा पैसा नहीं मिला है। थोड़ा पैसा छोड़ो, जिस बंदे को पूरा पैसा नहीं मिला है, थोड़ा बहुत भी मिल गया है, वो भी अनपेड सेलर होता है। ठीक है, समझ में ही बात। अब देखो, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या है? तो दो तरीके के राइट्स होते हैं, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट द पर्सन। ठीक है, वो आदमी, वो बायर जिसने परचेस किया और वो जो गुड्स उसने जो बेचा है, दो तरीके के राइट्स यहाँ पर अनपेड सेलर के होते हैं। तो अपने को दोनों पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं राइट्स अगेंस्ट द गुड्स क्या क्या है। तो पहला राइट है राइट्स अगेंस्ट लीन, दूसरा है स्टॉपेज इन ट्रांसिट, तीसरा है रीसेल करना और चौथा है विथ होल्डिंग डिलीवरी। ठीक है, तो ये चीज हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको देखना है राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन, एक सेकंड रुकेंगे आप। हाँ, तो देखो सबसे पहले हमको करना है राइट ऑफ लीन। तो देखो, राइट ऑफ लीन मतलब क्या होता है? राइट ऑफ लीन मतलब होता है कि अगर गुड्स बिक गए हैं, है ना, गुड्स बिक गए हैं, आपने बायर को गुड्स बेच दिए, लेकिन गुड्स का पोजीशन अभी भी आपके पास है। क्या है? गुड्स का पोजीशन अभी भी आपके पास है। तो आप क्या करोगे? गुड्स को रिलीज नहीं करोगे, आप गुड्स को बायर को नहीं दोगे। तो दिस इज राइट ऑफ लीन। और ये कौन एक्सरसाइज कर सकता है? अनपेड सेलर। जो सेलर को पैसा नहीं मिला है वो इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है कि वो गुड्स को अपने पोजीशन में रोक के रख लेगा। तो देखो, लीन इज अ राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंटिल द पेमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, तो लीन मतलब गुड्स की पोजीशन को रिटेन करके रखना जब तक प्राइस की पेमेंट ना हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47(1), एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, वेयर द गुड्स हैड बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। सिंपल सी बात है, राइट ऑफ लीन वो कब एक्सरसाइज करेगा? जब बात हो गई थी कि पेमेंट हो जाएगी तभी। क्योंकि अगर तुम उसको 2-3 महीने के क्रेडिट में सेल कियो, अगर तुम उसको बोले हो भाई सामान ले जा, 2-3 महीने बाद पेमेंट कर देना, तो अगर तुम उसको क्रेडिट अवेलेबल करा के दियो तो ऑब्वियस सी बात है वो अभी पेमेंट नहीं करेगा। तो राइट ऑफ लीन आप एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसको सप्लाई कर दोगे, वो 2-3 महीने बाद पेमेंट करेगा। तो जब आप क्रेडिट सेल किए हो तब राइट ऑफ लीन आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडिट सेल का मतलब ही क्या है कि आप उसको अलाउ क्यों कि तू बाद में पेमेंट करना। तो बाद में अगर वो पेमेंट नहीं भी किया तो भी गुड्स तो निकल गए होंगे हाथ से। गुड्स अगर आपके पास है तभी आप उसकी पोजीशन रिटेन कर सकते हो ना। अगर गुड्स आपके हाथ में है ही नहीं तो आप पोजीशन कैसे रिटेन कर सकते हो? कॉमन सेंस। तो अगर आप क्रेडिट सेल की हो तो आपने उसको गुड्स दे दिए, आपने उसको बोला 2-3 महीने बाद पेमेंट कर देना, अगर 2-3 महीने बाद पेमेंट नहीं भी किया तो भी आप राइट ऑफ लीन नहीं कर सकते, क्योंकि आप गुड्स उसको दे दिए थे। वेयर द गुड्स हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्ड। अगर गुड्स क्रेडिट में सेल हुआ था और पोजीशन अभी भी आपके पास है और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, जैसे मान लो आप बोले थे 1 हफ्ते में पेमेंट कर देना तो मैं तेरे को गुड्स दे दूंगा, 1 हफ्ता निकल गया, पेमेंट नहीं किया, गुड्स को आप अपने पास रोक के रख लोगे। पर इसमें प्रोवाइडेड कंडीशन यही है कि गुड्स का पोजीशन अभी भी आपके पास होना चाहिए, तभी राइट ऑफ लीन लगेगा, नहीं तो लग ही नहीं सकता। अगर पोजीशन आपके पास नहीं है, अगर आप गुड्स उसको दे दियो तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरा, वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, और द बायर इंसॉल्वेंट बन गया तो राइट ऑफ लीन आप करोगे। अगर गुड्स का पोजीशन आपके पास है आप गुड्स को रोक के रख लोगे, अगर बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लीन। अब कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस के बेसिस पे आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। पहली है, द ओनरशिप मस्ट हैव पास्ड टू द बायर। तो ओनरशिप जो है वो पास हो गई है बायर के पास, पोजीशन आपके पास है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, पोजीशन अभी भी आपके पास है। गुड्स मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द सेलर, देख लिए पोजीशन आपके पास है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, पोजीशन अभी आपके पास है।
और द होल और पार्ट ऑफ द प्राइस रिमेन अनपेड। और भाई ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप अनपेड सेलर हो तभी तो आप राइट ऑफ लीन लगाओगे। अगर आप अनपेड सेलर होगे तभी आप राइट ऑफ लीन लगाओगे, उसमें भी पोजीशन आपके पास, ओनरशिप उसके पास होनी चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी द कंडीशन कि आप अनपेड सेलर हो, पोजीशन आपके पास है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। सेकंड है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब गुड्स रास्ते पे है, ट्रक वाले कॉल करके बोले मत दे उसके पास, पैसा नहीं दिया मेरे को, मत देना उसको गुड्स, मत देना, पैसा नहीं दिया मेरे को, वापस लिया ट्रक, ठीक है। तो दिस इज व्हाट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो देखो द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स while they are in transit and retain the position until the payment of price. The right is conferred on the seller by section 50 of the act. The right can be exercised under following cases. ठीक है, तो राइट समझ गए होगे अनपेड क्या होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब तुम रास्ते में गुड्स को रोक दोगे, जब वो रास्ते से जा रहे थे आपने रुकावट लगा दी, ठीक है, क्योंकि आपको प्राइस नहीं मिला। अगर आपको प्राइस मिला आप बोलोगे जा दिया, प्राइस मिल गया, और अगर प्राइस नहीं मिला आप उसको रोक दोगे, ठीक है। द सेलर मस्ट बी अनपेड, कब आप एक्सरसाइज कर सकते हो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जब आप एक अनपेड सेलर हो। दूसरा द गुड्स मस्ट इन ट्रांजिट, भाई गुड्स ट्रांजिट में होगा तभी तो उस ट्रांजिट में स्टॉप कर पाओगे। तीसरा द बायर मस्ट हैव बिकम इनसॉल्वेंट, और बायर क्या बन गया, इनसॉल्वेंट बन गया, वो पेमेंट नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। और द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट हैव बीन पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर, और प्रॉपर्टी जो थी गुड्स की, मतलब जो ओनरशिप थी, अब देखो लॉ में कहीं कहीं ओनरशिप यूज कर रहा है, कहीं कहीं प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, दोनों मतलब सेम है। तो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है फ्रॉम द बायर, फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो ये चार कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप गुड्स को इन ट्रांजिट रोक सकते हो। पहला आप अनपेड सेलर हो, है ना, दूसरा गुड्स ट्रांजिट में है, गुड्स, तीसरा बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, और चौथा इंसॉल्वेंट मतलब भिखमंगा हो गया, और चौथा कि ओनरशिप और प्रॉपर्टी जो है मस्ट हैव बीन पास्ड, ठीक है, फ्रॉम द सेलर टू बायर। राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल मतलब आप गुड्स को, अब वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे, पेरिशेबल नेचर का गुड्स है, मान लो टमाटर सप्लाई कर रहे थे वो पैसा ही नहीं दे रहा है, तो अब किसी और को बेचना ही पड़ेगा ना, तो राइट ऑफ रीसेल, बट आपको एक नोटिस चिपकाना पड़ता है उस बंदे को कि भाई मैं तेरे, तू नहीं दे रहा पेमेंट, मैं किसी और को बेच रहा हूं, तू नहीं दे रहा पेमेंट, मैं किसी और को दे दूंगा गुड्स, ठीक है। तो देखो an unpaid seller who has exercised either the right of lien or the right of stop in transit can resell such goods. The right to resell the goods is called right of resale. The right is conferred section 54. An unpaid seller can exercise the right of resale in the following cases. तो right of resale आप कर सकते हो, आप अपने पास पोजीशन रोक के रखे हो या गुड्स इन ट्रांजिट को रोक दियो, आप दोनों भी सिचुएशन में अपने गुड्स को रीसेल कर सकते हो। कब कब कर सकते हो, व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, टमाटर का एग्जांपल लिया मैं, सड़ जाएगा तो उससे अच्छा किसी और को बेच दो। दूसरा where the seller expressly reserve the right of resale in case the buyer makes a default in the payment of the price। सिंपल सी बात है, सेलर पहले बोल दिया था कि अगर तू डिफॉल्ट किया तो मैं अपना राइट रिजर्व करके रख रहा हूं कि मैं गुड्स को रीसेल कर दूंगा, मैं गुड्स को रीसेल कर दूंगा, ये मेरा राइट है। अगर तू पेमेंट नहीं किया, ओनरशिप तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओनरशिप तेरे को मिल रही, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया मैं रीसेल कर दूंगा गुड्स को, मैं नहीं जानता, ठीक है, मेरे पेरिशेबल नेचर के गुड्स से मैं अपना लॉस नहीं करवा सकता तेरे चक्कर में। और तीसरा where the seller has exercised his right of lien or stop in transit and give notice to the buyer of his intention of resale। और तीसरी सिचुएशन में जब वो राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया है, प्लस बायर को एक नोटिस भेज दिया कि मैं गुड्स रीसेल कर रहा हूं, बायर को एक नोटिस भेज दिया कि मैं गुड्स को रीसेल कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गई क्या बात। तो ये देखो राइट ऑफ अनपेड सेलर, राइट अगेंस्ट द गुड्स में हमने पढ़ा। अच्छा, राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी मतलब डिलीवरी रोक देना, मतलब सीधी सीधी बात है, डिलीवरी रोक देना मतलब राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज का ही एक पार्ट है ये, दोनों भी सिचुएशन में हम लोग डिलीवरी को रोक देते हैं। विथ होल्डिंग डिलीवरी मतलब डिलीवरी को रोक देना, तो दोनों भी सिचुएशन में हम लोग डिलीवरी को रोक देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राइट अगेंस्ट द बायर, तो भाई वो प्राइस के लिए सूट कर सकता है बायर को, ठीक है, बायर को बोल सकता है चल प्राइस दे, केस ठोक सकता है उसके ऊपर। तो देखो where the property in the goods have been passed to the buyer wrongfully neglects or refuse the pay the price, the seller can sue the buyer for the price। तो सेलर बायर को सू कर सकता है किसके लिए, प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए। दूसरा डैमेजेस के लिए सूट कर सकता है फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी, अगर वो डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं किया तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो देखो where the buyer wrongfully neglects or refuse to accept and pay for the good, the seller can sue him for the damages for the non acceptance। अब सेलर को जो नुकसान हुआ नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो पहला वो प्राइस के लिए क्लेम कर सकता है, दूसरा वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तीसरा सूट फॉर रेपुडिएशन, रेपुडिएशन मतलब कैंसिलेशन के लिए, ठीक है, where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, the seller may wait till the date of delivery or may treat the contract as cancelled and sue for damages। तो अगर बायर जो है वो कैंसिल कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवरी के पहले, तो जो सेलर है वो डिलीवरी के दिन तक रुक सकता है, कि हो सकता है सेलर बायर बाद में बोल दे चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं भेज दे गुड्स, भेज दे, तो वो डिलीवरी के दिन तक रुक सकता है। अदरवाइज वो चाहे तो वो तुरंत तत्कालीन परिस्थितियों में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान सकता है और कैंसिल करके रेपुडिएशन मान के वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि तेरे वजह से मेरे को नुकसान हो गया।
हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी मांग रही हो, पर इसको बेचने के चक्कर में मैं उसको मना कर दिया, वो भी पार्टी चले गई, ये भी पार्टी कैंसिल कर दी, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है। और sued for interest when there is a specific agreement between the seller and the buyer regarding interest on the price of the goods, the seller may claim it from the date when the payment becomes due. If there is no specific, the interest is payable from the date notified by the seller to the buyer. Interest payment मतलब जितने दिन से, मान लो 2 तारीख को पेमेंट करनी थी, 2 तारीख के बाद वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हो कि अगर पेमेंट करने में देरी हुई तो जितने दिन की देरी होगी उतने दिन का इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा, जितने दिन का देरी होगा उतने दिन का इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा। बाई चांस अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा है तो सेलर कॉल करके बायर को बोलेगा भाई तू पेमेंट नहीं कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि अब मैं इंटरेस्ट लूंगा तेरे ऊपर, मैं अब तेरा जो अमाउंट जो ड्यू है उसके ऊपर अब मैं इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर रहा हूं क्योंकि तू ड्यू डेट निकल गई, पेमेंट नहीं कर रहा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो सेलर में क्लेम इट फ्रॉम द डेट व्हेन द पेमेंट बिकम्स ड्यू, तो जिस दिन 2 तारीख जिस दिन पेमेंट ड्यू हुई थी उस दिन से इंटरेस्ट लेना वो चालू कर देगा। और अगर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट द इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेलर टू द बायर, या फिर अगर डेट नहीं लिखी थी, ड्यू डेट नहीं लिखी थी, तो भाई अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा था तो जिस दिन सेलर कॉल करके बायर को बोलेगा, मान लो 5 तारीख को कॉल करके बोला कि तू पेमेंट नहीं दे रहा है, मैं आज से इंटरेस्ट लगाना चालू कर रहा हूं, तो 5 तारीख से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। पर ये किस सिचुएशन में होगा, जब व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, जब कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तब ऐसा होगा। समझ में आई बात? ठीक है। और अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट हुआ तो फिर ड्यू डेट से लगना चालू हो जाएगा। तो दिस इज द अनपेड सेलर। ठीक है। अनपेड सेलर कौन होता है, जिसको प्राइस नहीं मिला रहता है या फिर आधा प्राइस मिला रहता है या थोड़ा कम प्राइस मिला रहता है। ठीक है। उसके 2 राइट्स होते हैं, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स और राइट्स अगेंस्ट द पीपल, यानी पर्सन जिसको उसने बेचा है, बायर को। ठीक है। तो उसके राइट्स अगेंस्ट द गुड्स के अंदर हमने पढ़ा राइट ऑफ लीन, मतलब वो अपने पास पोजीशन को रोक के रख सकता है। राइट ऑफ गुड स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब अगर जो ट्रांजिट में है, जो गुड्स रस्ते में, उसको रस्ते में ही रोक सकता है। तीसरा, वो रुके हुए गुड्स को रीसेल कर सकता है या अपने गुड्स को वो रीसेल कर सकता है नोटिस देने के बाद। और चौथा, वो डिलीवरी रोक सकता है। और राइट अगेंस्ट द पर्सन में वो प्राइस के लिए क्लेम कर सकता है, वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, वो रेपुडिएशन के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और वो इंटरेस्ट चार्ज भी मांग सकता है फ्रॉम द ड्यू डेट। ठीक है। तो ये तो कुछ राइट्स थे अनपेड सेलर के हमने पढ़ा। लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है वो है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का मतलब मैं तुम लोगों को बता दूं, पहले ऑक्शन सेल का मतलब बच्चों को नहीं पता होगा, तो सबसे पहली बात वो देखियो कभी, मतलब कभी देखियो कि मूवी में या कहीं पर भी बैगेज बैटल नाम का एक शो आता है, उसमें क्या बोलते हैं तुम्हारा हिस्ट्री में या फिर कहीं पर भी मूवी में देखोगे तो देखोगे एक हैमर होता है। हैमर को ऐसे टेबल में कोई आदमी ठोक के बोलता है 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, और जैसे ही वो तीसरी बार हैमर को नॉक करता है सेल हो जाता है। और भाई वो वेलकम मूवी में तो देखे ही होगे, है ना, कि वो ऑक्शन सेल होता है। ठीक है। उसमें वो आती है एक लड़की, उसकी पेंटिंग को खरीदने के लिए, घोड़े के ऊपर घोड़े वाली पेंटिंग, है ना, तो वही सारी चीजें। तो ये क्या होती है ऑक्शन सेल, मतलब फॉल ऑफ हैमर से बोलियां लगती है, बिडिंग, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिडिंग, बोलियों को इंग्लिश में बोलते हैं बिडिंग। तो लोग बिड लगाते हैं, एक स्टार्टिंग प्राइस होता है, जैसे मान लो 50,000 से स्टार्ट हुआ, तो 50,000 से स्टार्ट हुआ। अब जनता यहाँ पर बैठी हुई है, जनता अपने हिसाब से बिडिंग कर सकती है। कोई बोला 50,000 1 रुपए, कोई बोला 52,000, कोई बोला 55,000, कोई बोला 60,000, कोई बोला 62,000, कोई बोला 1 लाख, कोई बोला 1,50,000, कोई बोला 2 लाख। 2 लाख के बाद कोई नहीं बोल रहा है, तो 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3, और जो बंदा 2 लाख बोला था उसको वो चीज बिक गई। जो भी चीज वहां पर ऑक्शन में जो भी चीज रखी हुई थी, जनरली ऑक्शन किसका होता है, जनरली ऑक्शन घर गिरवी, घर का बैंक वाले घर का ऑक्शन करवाते हैं। और या फिर कोई तुम्हारी वो होती है ना पुराने जमाने की कोई एकदम कीमती चीज, पुराने जमाने की बंदूक हो गई, एकदम विंटेज विंटेज कलेक्शन होता है ना, इन सब का ऑक्शन होता है। ठीक है। तो ऑक्शन सेल इसको बोला जाता है। ठीक है। तो ऑक्शन सेल का तुम लोग को मतलब समझ में आ गया, ऐसे हैमर से ठोक ठोक के जो ऑक्शन पे बोलियां लगवाते हैं वो वाला होता है। तो ऑक्शन सेल इज अ मॉडल ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स, बिड्स मतलब बोलियां, पब्लिकली, पब्लिक मतलब कोई भी आके ऑक्शन में बैठ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड एट द हाईएस्ट बिडर, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो गुड्स पहुंच जाएगा। ठीक है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी के पास गुड्स पहुंच जाएगा। तो देखो, इन एन ऑक्शन सेल द ऑक्शनर वारंट्स द फॉलोइंग। पहला, द ऑक्शनर वारंट्स हिज अथॉरिटी टू सेल। सबसे पहली बात, ऑक्शन सेल में जो ऑक्शनर होता है जरूरी नहीं है वो मालिक हो। ऑक्शनर को जनरली लोग हायर करते हैं क्योंकि वो बोलियां लगवाता है, वो लोगों को प्रोवोक करता है बोली लगाने के लिए। तो ऑक्शनर जरूरी नहीं है कि वो मालिक हो। ऑक्शनर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लेकिन वो वारंटी देता है कि मेरे को राइट है इस गुड्स को बेचने का, इस गुड्स को बेचने का राइट मेरे पास है, वो इस चीज की वारंटी देता है ऑक्शन सेल के अंदर। दूसरा, he warrants that he has no knowledge of any defect in the principal title, और उसने ये भी वारंटी दी रहती है कि मैं यहाँ सिर्फ बिडिंग करवाने आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ ऑक्शन कराने आया हूँ, मेरे को प्रिंसिपल के टाइटल के में कोई डिफेक्ट होगा तो मेरे को उस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है।
तो अगर कल को कोई दिक्कत हुई, कोई लफड़ा हुआ, तो मेरे को ना पकड़ियो, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। प्रिंसिपल के टाइटल के बारे में कोई नॉलेज नहीं, प्रिंसिपल मेरे को बुलाया था बेचने के लिए, मैं बिकवाने के लिए आया हूँ, बस इससे ज्यादा मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। कल को मैं तुमको रोड में मिला तो मेरे को चप्पलों से नहीं मारियो, अगर प्रिंसिपल के पास गुड टाइटल नहीं होगा तो, क्योंकि मेरे को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, सिंपल। और तीसरा, he warrants to give quite possession of the goods to the buyer against payment of price, और वो गुड्स का पोजीशन बायर को दे देगा पेमेंट होने के बाद, पेमेंट लेगा और गुड्स का पोजीशन बायर को दे देगा। तो ये तीन काम कौन करेगा? ऑक्शनायर, जो हथौड़ा मारता है ना, वही ऑक्शनायर होता है, और ऑक्शनायर ये तीन काम करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो अब कुछ रूल्स है सेक्शन 64 में डिफाइन है रिगार्डिंग ऑक्शन, क्योंकि ऑक्शन इज ऑल्सो एन सेल, ऑक्शन इज ऑल्सो एन सेल। ठीक है, तो पहला रूल है, where goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be the subject of the separate contract of sale। जब गुड्स को लॉट्स में बेचे जाते हैं, ठीक है, जैसे बैगेज बैटल में तुम देखना लॉट्स में ही गुड्स बिकते हैं, ठीक है, पहले एक गुड बिका, फिर दूसरा बिका, फिर कोई पेंटिंग बिक गई, फिर कोई वो बंदूक बिक गई, तो ऐसे करके लॉट्स में बिकते, तो हर सेपरेट लॉट को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। भले ऑक्शन एक ही दिन में एक ही साथ लाइन से होते जा रही है, पर जितनी ऑक्शन अलग अलग होते जा रही है उन सबको एक अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डीम्ड माना जाएगा। डीम्ड मतलब मान लिया, डीम्ड का मतलब होता है हमने मान लिया कि एक अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है, हर लॉट के लिए। दूसरा, द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस इज कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ हैमर और इन द अदर कस्टमरी मैनर until such announcement is made any bidder may retract his bid। सिंपल सी बात है, देखो यहां पर जो ऑक्शनायर है, ठीक है, वो जब तक हैमर को फॉल करके ये डिक्लेरेशन नहीं बिकता कि सोल्ड, तब तक के तुम बिड लगा भी सकते हो और अपनी बिड को विड्रॉ भी कर सकते हो। ये भी ध्यान में रखना, अपनी बिड को विड्रॉ भी कर सकते हो, मतलब तुम पहले अगर बिड लगा के रखे थे तो तुम्हारी बिड विड्रॉ हो जाएगी और तुमसे पहले जो बिड लगाया था उसकी बिड एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तुमसे पहले जैसे मान लो तुम 2 लाख की बिड लगाए थे और तुमको दिख रहा है यार कोई बिड ही नहीं बढ़ा रहा है, तो तुम बोले मैं 2 लाख की बिड वापस ले रहा हूं, थर्ड हैमर फॉल होने के पहले, थर्ड हैमर फॉल होने के पहले तुम अपनी बिड वापस ले लो, तो सिंपली वो जो 1.5 लाख लगाया था ना तुमसे पहले उस बंदे की बिड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद a right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller and where such right is expressly so reserved but not otherwise the seller or any one person behalf of may subject to the provision here in after contained bid at the auction of the। सिंपल सी बात है, सेलर जो गुड्स बेचने वाला रहता है वो खुद अपने बिहाफ में बिड लगा सकता है, खुद बिड लगा सकता है या अपने बिहाफ में किसी बंदे को बैठा सकता है बिड लगाने के लिए। ठीक है, ऐसा काम इन लोग क्यों करेंगे भैया? बिड बढ़ाने के लिए, बिड का प्राइस बढ़ाने के लिए सेलर खुद बिड लगाएगा ना, या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को बैठा देगा बिड लगाने के लिए। लेकिन रिजर्व्ड एक्सप्रेसली, लोगों को पता होना चाहिए कि सेलर या उसका बंदा बिड लगाने बैठा है। ठीक है, व्हेन सच राइट इज एक्सप्रेसली सो रिजर्व्ड, मतलब तुमको एक्सप्रेस करके बताना है कि नहीं मेरा बंदा या मैं सेलर हूं और मैं बिड लगाने बैठा हूं। ठीक है, दूसरा, where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any other person to bid in such sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person and any such person and any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer। सिंपल सी बात है, अगर सेलर ने अपना राइट रिजर्व नहीं किया बिड लगाने का और अगर वो चुपचाप जाके खुद बैठ जा रहा है या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को बैठा दे रहा है बिड लगाने के लिए, और ऑक्शनर को ये बात पता है कि सेलर का बंदा बैठा है बिड लगाने के लिए, सेलर का बंदा बैठा है बिड लगाने के लिए और बाकी लोगों को नहीं पता है, लेकिन ऑक्शनर को ये बात पता है, तो भाई इस बिड को फ्रॉड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? इस बिड को फ्रॉड। क्यों? क्योंकि सेलर का बंदा बैठा है वहां पर और वो सिर्फ बिड बढ़ाने आया है। क्योंकि देखो ऐसा होता है, लोगों की मेंटेलिटी होती है जनरली कि अगर भाई लोग बिड लगा रहे हैं, इतना महंगा महंगा बिड लगा रहे हैं, मतलब कुछ तो है इस पेंटिंग में तो हम भी बिड लगाएंगे, या कुछ तो है इस सामान में हम भी बिड लगाएंगे, तो ऐसा होता है। तो जनरली लोग बिड बढ़ाने के लिए आते हैं समझ में एक बात? तो भाई ऐसा कुछ फ्रॉडुलेंट काम आपको नहीं करना है, और अगर आपको करना है तो आपको सबको बताना पड़ेगा कि मैं सेलर हूं, मैं भी बिड लगाने आया हूं। ठीक है, वैसे तो सेलर खुद बिड कभी लगाएगा नहीं क्योंकि तो बेचने आया है ना, पर यहाँ बात की बात है कि भाई लॉ सारी चीजों को, लॉ सारे एस्पेक्ट को कवर कर लेता है, सारी चीजों को, सारी पॉसिबल चीज दुनिया में हो सकती है, जितना पागलपंती खुरापाती दिमाग आदमी का चल सकता है, सारी चीजें लॉ मेकर्स पहले ही चला लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद द सेल में बी नोटिफाइड टू द सब्जेक्ट टू अ रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस। सिंपल सी बात है कि एक प्राइस रिजर्व करके रखा जा सकता है कि हाँ प्राइस उसी के ऊपर बिड लगेगी, एक प्राइस फिक्स की जा सकती है कि हाँ इसके ऊपर सब्जेक्ट टू अ रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस। ठीक है, if the seller make use of the pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer। तो pretended bidding क्या होता है? pretended bidding मतलब वही जब सेलर जो है वो बिड लगाता है प्राइस बढ़ाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? pretended bidding। इसी को बोलते हैं जब सेलर या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई एजेंट बिड बढ़ाने के लिए बिडिंग करता है, बिड बढ़ाने के लिए, तो गाइज ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बायर।
तो जो बायर जबरदस्ती महंगे में सामान खरीद लिया उसके ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन ऑक्शन, तो पहला है नॉकआउट एग्रीमेंट, दूसरा है डैम्पिंग, तीसरा है पफर और चौथा है प्रिटेंडेड बिडिंग। तो पहले प्रिटेंडेड बिडिंग ही देखो, a bid once made can be withdrawn before the fall of hammer even if expressly prohibited. The seller can bid at auction sale if the bidder are informed of the fact. Pretended bidding, if the seller make use of the pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer. The bid is said to be pretended when it is made by the seller or someone on the behalf. तो सिंपल सी बात है, प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या होता है कि सेलर खुद या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठ के बिड लगाएगा, और बिड क्यों लगा रहा है, सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए। बिडिंग हो क्यों रही है यहाँ पर, सिर्फ प्राइस बढ़ाने की। तो पहली बात तो प्रिटेंडेड बिडिंग के बारे में बायर्स को पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात प्रिटेंडेड बिडिंग के बारे में बायर्स को पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो जानबूझ के बिड बढ़ाने के लिए बिडिंग लगवा रहा है तो इसको फ्रॉड माना जाएगा, और दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। ठीक है, ये होता है प्रिटेंडेड बिडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या होता है पफर। पफर कौन होता है, पफर इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द सेलर टू रेज द प्राइस ऑफ द फिक्टिशियस बिड। पफर वो बंदा होता है जो प्रिटेंडेड बिडिंग में बैठता है सेलर के बिहाफ में, और ये बंदे का क्या काम होता है, फिक्टिशियस बिड्स लगा के रेस करना प्राइस को, एकदम आए बाएं कुछ भी बिड्स लगा के। फिक्टिशियस बिड मतलब फर्जी बिड, मतलब उसको खरीदना थोड़ी है, उसको बिड बढ़वाना है। पफर कौन बंदा है, पफर वो बंदा है जिसको सेलर बैठाया है, पफर उस बंदे का नाम है जिसको सेलर बैठाया है सिर्फ बिड बढ़ाने के लिए, फिक्टिशियस बिड लगवा के बिड बढ़वाएगा फ्रॉड करवाने के लिए, तो हु इज नोन एज पफर। ठीक है, वो पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट नॉकआउट एग्रीमेंट, इट इज सॉर्ट ऑफ टैसिट एग्रीमेंट। देखो अब सिंपल सी बात है, नॉकआउट एग्रीमेंट में तुम लोग को पहले समझा दो फिर पढ़ता हूं। मान लो वहां पर बिडिंग करने के लिए जो लोग गए हैं उन लोग सब दोस्त हैं, सारे दोस्त वहां बिडिंग करने के लिए गए, और लोग ऐसा कुछ प्लानिंग करके गए हैं कि हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में बिडिंग नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे के टक्कर में बिडिंग नहीं करेंगे, हम लोग एग्रीमेंट के साथ चलते हैं, बिड कम से कम लगाएंगे और उसको खरीद लेंगे और उसको खरीद के बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको इक्वली बांट देंगे। तो दिस इज नोन एज नॉकआउट एग्रीमेंट। मतलब उन लोग आपस में मांडवली कर लिए हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लिए हैं, कौन लोग, बिडर्स लोग, जो वहां बायर्स बैठे ना बहुत सारे, उन लोग आपस में एग्रीमेंट कर लिए कि हम लोग बिडिंग बढ़ाएंगे नहीं, हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में बिडिंग करेंगे नहीं। तो दिस इज गोइंग टू बी लॉस वर्दी फॉर द सेलर, है ना। तो देखो, इट इज सॉर्ट ऑफ टैसिट अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट अमंग द इंटेंडेड बिडर्स टू stifle competition by not bidding against each other in an auction sale. Such agreements are illegal and the seller can protect his rights against such agreement by reserving his right to bid at the auction or fixing up reserve price. तो सिंपल सी बात है, ये चीज इलीगल है, और इससे बचने के लिए सेलर क्या कर सकता है, एक प्राइस को फिक्स कर सकता है कि इस प्राइस के ऊपर ही आपको बिड करना है, पहली बात। और दूसरी बात, खुद भी बिडिंग कर सकता है, सेलर खुद भी बिडिंग कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो अपने राइट्स को बचाना चाहता है, अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहता है। तो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर वो बिडिंग कर रहा है, प्रिटेंडेड बिडिंग तो इलीगल है, पर अगर वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए बिडिंग कर रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी लीगल। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि नॉकआउट एग्रीमेंट यहाँ चल रहा है बायर्स के बीच में, है ना, तो इसलिए वो अपने राइट्स को बचाने के लिए बिड लगाएगा। ठीक है, और लास्ट है डैम्पिंग। डैम्पिंग इज एन एक्ट टू डिसवेड द इंटेंडेड बायर from bidding or from raising the price by pointing out defect in the goods or by doing some other act which prevent person from forming a fair estimate of the price of the goods. Damping is illegal and the auctioneer can withdraw the goods from the auction. तो डैम्पिंग मतलब क्या होता है, डिसवेड मतलब डीमोटिवेट करना बायर को बिड करने से, बायर को बिडिंग लगाने से डीमोटिवेट करना। कैसे कैसे डीमोटिवेट कर सकते हो, गुड्स के बारे में कुछ खामियां बता के, गुड्स का डिफेक्ट बता के, जबरदस्ती बोल के कि ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी नहीं है, सब बकवास है। तो इससे क्या होगा, इससे जो बायर है वो डीमोटिवेट होगा और वो बिड नहीं लगाएगा, वो बिड अपनी रेस नहीं करेगा। तो दिस इज डैम्पिंग, और डैम्पिंग इलीगल होता है। तो ऑक्शनर क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है गुड्स फ्रॉम द ऑक्शन। एक सेकंड रुकना। तो समझ में आ गई तुम लोग को बात, डैम्पिंग का मतलब समझ में आ गया कि डिफेक्ट निकालना जानबूझ के, ताकि बिडर जो है, जो बिडिंग करने आए हैं, उन लोगों को तुम डीमोटिवेट कर सको ताकि वो बिडिंग ना करे। ठीक है, कुछ डिफेक्ट इफेक्ट बताना, ये सारी चीजें करना। तो दिस इज दैट इज ऑल फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा खत्म हो गया। अब तुम लोगों को इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, तो तुम लोग मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। प्लस तुम लोगों को स्वयं क्वेश्चन अपने सॉल्व करने, जो भी ये देखो यहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चन है ना, ये सब चीजें तुम लोग ऐसे टाइप तो करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू वगैरह ये सब अच्छे से कर लेना। और बाकी तुमको स्पेसिफिकली किसी चीज में डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आल्सो इन द टेलीग्राम ग्रुप। और कोशिश करना टेलीग्राम में ही पूछो। क्यों, क्योंकि भाई मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो भाई अगर कमेंट सेक्शन रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ आजकल, तो इसीलिए टेलीग्राम में पूछ लेना कोई भी डाउट हो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो प्लीज गाइस, इतने एफर्ट्स डालता हूँ तो अपना लाइक से मेरे कृपा बरसा दी करो, मोटिवेशन। तुम लोग को लगता होगा पैसा वैसा मिलता है क्या लाइक का, बिल्कुल नहीं भाई, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।